योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योगमुच्यते समत्वं योगुच्यते। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। आप सभी योग योद्धाओं को, योग साधकों को मेरा बहुत प्रणाम। सभी मित्रों को बहुत मेरा वंदन। सुप्रभातम। आज के इस पावन दिवस पर हम सर्वप्रथम ऐसे कुछ साथियों को जिनका आज जन्मदिन है उनका अभिवादन करते हैं, उनको मंगल कामनाएं प्रेषित करते हैं। जीवन में नकारात्मक सोचने का, देखने का तो बहुत कुछ है, परंतु सकारात्मक उसमें खोज कर रखना ये बड़ी बात है। कल हमारे आदरणीय भाई, बड़े भाई संजय अग्रवाल जी, जो नेपाल राष्ट्र के मुख्य केंद्रीय प्रभारी, राष्ट्रीय प्रभारी का दायित्व भी देखते रहे। वर्तमान में आप छत्तीसगढ़ प्रांत के राज्य प्रभारी, मध्य प्रदेश, उड़ीसा के वरिष्ठ राज्य प्रभारी का दायित्व देखते हैं। आज उनका हमने फोन द्वारा अभिनंदन किया। यद्यपि उनका जन्मदिवस 7 मई को है, परंतु कल हमने मैसेज तो डाल दिया था, फोन पे बात नहीं हो पाई थी। आप सबके माध्यम से भी उनके मंगलमय जीवन की हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आज हमारे और एक विशेष बात उनके विषय में बतानी है कि वह जो योग आयोग बना, सबसे पहला योग आयोग बना, वह छत्तीसगढ़ में, और उसके माननीय अध्यक्ष के रूप में भी सेवा कार्य उन्होंने देखा और बहुत अच्छे से देखा। उसके लिए भी उनको बहुत बधाई। वर्तमान में हमारे आदरणीय भाई सुधांशु जी अधिकारी, जो हमारे भारत स्वाभिमान ओडिशा के राज्य प्रभारी हैं, बहुत कर्मठ ऊर्जावान पुरुषार्थी हैं और स्वाध्यायशील व्यक्ति हैं। उन्होंने भी जीवन में अपने पूरे यौवन में योग को प्राथमिकता दी है। ओडिशा में निरंतर जो भी चैनल हों उनमें उड़िया में अपनी बात को कहना और योग को, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का भी बड़ा कार्य भाई सुधांशु अधिकारी जी कर रहे हैं। उनका भी बहुत अभिनंदन। वो भी अपनी जीवन यात्रा मंगलमय पूर्ण करें और शतायु हों। जीवेम श्रद्धा शतम, शृणुयाम श्रद्धा शतम, प्रब्रवाम श्रद्धा शतम, अदीना श्याम श्रद्धा शतम, भूयश्च श्रद्धा शता। दोनों महानुभावों का बहुत अभिनंदन। और आज हम जिस विषय में चर्चा करने जा रहे हैं वह चर्चा बहुत सरल है और अपने दृष्टिकोण से हम उसको और सरल करने का प्रयास करेंगे। एक शब्द आता है, वह है विपरीत करनी। कल हमने जहाँ छोड़ा था उसका जालंधर बंद था। जालंधर बंद की जब बात आ रही थी तो हम इस बात को और अच्छे से कह सकते हैं कि जालंधर बंद के विषय में जो और महत्वपूर्ण विषय थे वो भी हमने समझने के प्रयास किए थे। थायराइड और पैराथायराइड के विषय में ऊंचाई का क्या इम्पैक्ट रहता है उसके विषय में हमने चर्चा की थी। और आज हम विपरीत करनी मुद्रा के विषय में बात करेंगे, जिसे रिवर्सिंग एटीट्यूड कहते हैं। और इसको बस इतना ही ध्यान में रखना है कि ऊपर चंद्र बिंदु है और नीचे मून है, सन है। मून और सन मतलब ऑपोजिट जो फोर्सेस हैं। नीचे हीट है और ऊपर शीतलता है, वहां से बिंदु का निरसरण हो रहा है। तो ये कह रहे हैं कि जो आपका फायर एरिया है वहां पर जब ये नेक्टर पहुंचता है तो समाप्त हो जाता है। इसको कैसे बचाना, उसको बचाने की प्रक्रिया में कल हमने
अनुभव किया कि उन्होंने कहा कि आप जालंधर बंद लगाइए, जालंधर बंद पर ही धारण कर लीजिए, अपने थॉट पर ही आप उसको धारण कर लीजिए। आज वो एक दूसरी बात करेंगे, और दूसरी बात करते हुए वो इस बात को कह रहे हैं कि कल हमने जो बात की थी 16 आधार होते हैं, वो 16 आधार बड़े अंगूठे से लेकर और कुंडली के रूट तक होते हैं, उसके विषय में फिर कभी चर्चा करेंगे। आज हम विपरीत करने की बात करते हैं। 77th जो आपका श्लोक है उसके ऊपर जाते हैं। अथ विपरीत करणी यत् किंचः स्रवते चंद्र अमृतम् यत् किंचन स्रवते चंद्र अमृतम दिव्य रूपिणः तत्र सर्वं ग्रस्ते सूर्यस्तेन पिंडो जरायुतः। वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे जो मून से जो नेक्टर निकलता है उसको धीरे धीरे सूर्य तत्व जो है वह ग्रहण कर लेता है, और उसकी वजह से जो पिंड जरायुक्त हो जाता है, अर्थात वह वृद्धावस्था को प्राप्त कर लेता है। यदि हम उस नेक्टर को ग्रहण करने लग जाएं, यदि हम उस बिंदु को ग्रहण करने लग जाएं, तो निश्चित रूप से वह तत्व हमारे जीवन में यश का कारण बन जाए, हमारे रोग निवारण का कारण बन जाए। तो यह मूल धारणा ये है, इस बात को आप ध्यान में रख लेंगे तो विपरीत करनी मुद्रा आपको बहुत सरलता से समझ आ जाएगी, और जो इसका अभ्यास करते हैं वो जानते हैं वो कितनी इफेक्टिव है। तत्र अस्ति कर्णम दिव्यम सूर्यस्य मुखवंचनम गुरुपदेशतो ज्ञेयम ना तो शास्त्रार्थ कोटि भी। इसको 100 शास्त्रों से भी आप ग्रहण नहीं कर सकते। जो आप गुरु के आज्ञा से, गुरु के निर्देशानुसार यदि इसको सीख लेंगे तो ये उस निर्देश को यदि आपने श्रवण कर लिया और ठीक से समझ लिया तो ये अत्यंत लाभकारी है। हमने देखा और मैंने इसका थोड़ा सा अभ्यास भी किया। विपरीत करनी मुद्रा हमने देखा कि उत्तान पाद आसन जो हम करते हैं वो 30 डिग्री पर करते हैं। हमने वर्टिकली अपने दोनों जो लेग्स हैं उसको वर्टिकली खड़ा करना होता है। जैसे हम बात करेंगे ऊर्ध्वपादासन और सर्वांग समासन। सर्वांग समासन 90 डिग्री पे और ऊर्ध्वपादासन जो है वह 30 डिग्री पर, परंतु जो विपरीत करनी है वह 45 डिग्री एंगल पर किया जाता है। और हम जब इसको इस ढंग से समझने लग जाएं कि जो हमारे नाभि है उसको हमने थोड़ा सा ऊपर उठाना है और फायर को, ताकि जो बिंदु आ रहा है वापस जा सके, बस इतना सा ध्यान में रखना है। और अब हम इसको अध्ययन करेंगे तो इसको पाएंगे कि ये अत्यंत महत्वपूर्ण क्रिया है, और इसको यदि इसका अभ्यास हमने बढ़ा लिया तो निश्चित रूप से अपने को लाभ करने वाली है। तत्र अस्ति कर्णम दिव्यम सूर्यस्य मुखवंचनम। सूर्य के मुख से, जो फायर का मुख है, उससे अपने को दिव्य से, जो तत्रस्ति कर्णम वो विपरीत करनी कहलाई जाती है। दिव्यम जो उस दिव्य तत्व, जो अमृत तत्व है, सूर्य से मुखवंचनम, उसको सूर्य के मुख में जाने से जो बचाए उसको विपरीत करनी मुद्रा कहते हैं। गुरु उपदेश तो ज्ञेयम, और वह गुरु उपदेश से ही प्राप्त होती है। हम इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे थे और हम ऊर्ध्व नाभिर अधस्तालुर ऊर्ध्वम भानुर अध शशि। जैसे ऊर्ध्व में नाभि है और नीचे तालु है, ऊपर सूर्य हो जाए और नीचे शशि हो जाए, ऐसा करना है। अभी तक तो ये था कि हमारे ऊपर तो तालु है परंतु नाभि नीचे है। अभी तो ये है कि चंद्रमा शशि ऊपर है परंतु जो सूर्य तत्व है वो नीचे है। तो ये कह रहे हैं कि हमें इसको विपरीत दिशा में कर देना है, अर्थात जो सूर्य तत्व है वो ऊपर हो जाए
और वहां से नेक्टर वापस शशि की ओर चले जाए, नाभि ऊपर हो जाए और तालु नीचे हो जाए, ऐसे हो जाए। तो नाभि ऊपर है, तालु ऐसे है। तो अभी हम इसकी मुद्रा भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। आईपैड में मैं प्रयास करता हूं कि वह मुद्रा आपको दिखाने का हम प्रयास करें कि 364वें पेज पर यदि हम चलेंगे तो वह आपको दिखाई दे जाएगी। और ये द प्रैक्टिस ऑफ विपरीत करनी सिमिलर टू द शोल्डर स्टैंड सर्वांगासन। द बैक एंड लेग्स शुड बी परपेंडिकुलर। इन विपरीत करनी द बैक इज मेंटेन्ड एट ए 45 डिग्री एंगल। दिस इज टू बी रिमेन इन योर माइंड। उत्तान पाद जो है वह हम 30 डिग्री पर करते हैं और विपरीत करनी 45 डिग्री पर करते हैं और सर्वांगसम 90 डिग्री पे करते हैं। तो इस बात को अपने को ध्यान में रखना है। और ये मुद्रा का स्थिति है, हमें इसको ध्यान में रखना है। ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसमें ये शोल्डर स्टैंड ज़्यादा लग रहा है, जिसे हम सर्वांग आसन कहते हैं। थोड़ा सा मुझे लगता है इसमें 45 डिग्री पर नहीं पकड़ पाए, ये ठीक नहीं दिखाया गया। इसको आप सर्वांग आसन समझ लीजिए और ध्यान रखिए कि 45 डिग्री ही सबसे उत्तम है। इसको ध्यान में रखेंगे तो विपरीत करनी है आपको ध्यान में आ जाएगी, परंतु है अत्यंत उपयोगी। तो दिस मीन्स द थ्रॉट इज नॉट कंप्लीटली ब्लॉक्ड एंड अलाउज द फ्लो ऑफ ब्लड टू द ब्रेन। ब्रेन में ब्लड का फ्लो निरंतर चलता रहता है, हम गले को बंद नहीं करते हैं। जबकि सर्वांगसम आसन में उज्जयी लग जाता है और जलंधर बंद लग जाता है और फ्लो बंद हो जाता है। विपरीत करनी मुद्रा इज द फर्स्ट क्रिया प्रैक्टिस्ड इन क्रिया योगा। तो क्रिया योग में सबसे पहली जो है वह विपरीत करनी मुद्रा है। इन क्रिया योगा ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन एंड विजुअलाइजेशन इज यूटिलाइज्ड। तो हम इसके विषय में अभी बात कर रहे थे और इसमें दो टेक्निक हैं। एक तो पाम्स को जो है आप फ्लोर की साइड में रख लें और दूसरे वाले में क्या है कि उज्जयी भी साथ में इंक्लूड कर सकते हैं और तीसरे जो टेक्निक है उसमें खेचरी मुद्रा भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो एक तो सामान्य है और दूसरे में उज्जयी प्राणायाम करवाया जाता है और तीसरे में खेचरी मुद्रा भी साथ में करवाई जाती है। तो यह कहा जाता है कि इसको पहले 3 बार से बढ़ाना होता है और इसमें मंत्र का यदि जाप कर लें, ओंकार का जाप कर लें और ओंकार के जाप को एक एक करके हर रोज बढ़ाएं तो ऐसा प्रयास करना चाहिए। नहीं तो 21 बार अधिकतम करना का इसमें विधान दृष्टिगत है। नित्यम अभ्यास युक्तस्य जठ अग्नि विवर्धनी आहारो बहुलस्तस्य संपाद्य साधकस्य च। डाइजेशन इज स्ट्रेंथन्ड बाय कंटिन्यूइंग प्रैक्टिस ऑफ दिस विपरीत करनी मुद्रा। क्योंकि अब आप अग्नि तत्व को आप पूरे शरीर में फैला रहे हैं, समान प्राण के साथ उसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो समान जो प्राण है जिसने पाचन करना है वो इंक्रीज हो जाता है। वो जब वो इंक्रीज हो जाता है तो आपकी डाइजेशन पावर बढ़ जाती है। व्हेन डाइजेशन इज स्ट्रेंथन बाय द रेगुलर प्रैक्टिस जठराग्नि विवर्धनी, तो जठराग्नि का बढ़ना आरंभ हो जाता है। आहारो बहुलस्तस्य, इसलिए देयरफॉर द प्रैक्टिशनर शुड ऑलवेज हैव सफिशिएंट फूड। तो भोजन में उसको ज्यादा भूख लगती है तो उसको फिर सफिशिएंट फूड लेना पड़ता है, क्योंकि यदि वो कम भोजन लेगा, जठराग्नि अधिक है, तो आपको फिर एसिडिटी बढ़ जाएगी। अल्पहारो यथि भवेत अग्निर अति तत्क्षणात् अध शिराश्च ऊर्ध्वपादः क्षणम स्यात् प्रथमे दिनः। इफ वन टेक्स ओनली लिटिल फूड द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द डाइजेशन विल डिस्ट्रॉय द सिस्टम। क्योंकि हीट एक्स्ट्रा हो गई है और आप भोजन कम खा रहे हैं। अल्पहारो यदि भवेत अग्निर दहति तत्क्षणात्, तो वह अग्नि आपको क्षण वह आपको हानि पहुंचाएगी, डिस्ट्रॉय कर देगी सिस्टम को। अधा शिराश्च
Therefore, on the first day, one should only stay at a movement with the feet up and head down. इसलिए पहले दिन केवल मात्र सिर को नीचे और पाँव को ऊपर करना, इतना ही सीखना है, एकदम इसको बढ़ाना नहीं है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो यह विपरीत करनी मुद्रा है। 81 श्लोक पर हैं हम। There are a number of basic rules which have to be followed if you practice any of the Hatha Yoga practice, and these are often omitted in the text. यहाँ पर टेक्स्ट में यद्यपि इसके विषय में बताया नहीं गया है, परंतु यदि आप गुरु के पास जाएंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आप इसको ग्रहण करेंगे। कल हमारे एक भाई और एक बहन ने अश्विनी मुद्रा के विषय में मुझे और जानकारी भी भिजवाई, उनका भी अभिनंदन। परंतु मैं कई बार मर्यादा के दृष्टिकोण से जितना आवश्यक होता है उतनी ही हम बात कहते हैं, और बाकी जो करने वाला व्यक्ति है वो खोज लेता है, फिर उसको आगे बढ़ा भी लेता है। परंतु आपको एक सामान्य जानकारी हो, ऐसा ना हो अपने कार्यकर्ताओं को अश्विनी मुद्रा क्या है उसकी जानकारी ना हो, विपरीत करनी मुद्रा क्या है उसकी जानकारी ना हो। तो आज मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से, सिलेबस के दृष्टिकोण से आवश्यक है, उस दृष्टिकोण से भी और एक साधक के दृष्टिकोण से भी जो आवश्यक है वो हमने आपके साथ साझा की। तो वन ऑफ द इनिशियल पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ द विपरीत करनी इज एन इंक्रीज्ड कैपेसिटी टू डाइजेस्ट एंड एसिमुलेट द फूड। तो हम अन्न के पाचन की और अन्न को एसिमुलेट करने की जो शक्ति है वो इससे प्राप्त होती है। एपेटाइट इंक्रीज हो जाती है, जिनको भूख कम लगती है उनके लिए अत्यंत लाभकारी है। इफ फूड इज नॉट टेकन, इफ यू फास्ट, द गैस्ट्रिक एसिड एंड डाइजेस्टिव एंजाइम विल बर्न द लाइनिंग ऑफ द स्टमक एंड ड्यूडिनम। तो इसलिए धीरे धीरे और स्लो इसको बढ़ाना है, एकदम इसको नहीं बढ़ाना है, इतना ध्यान रखना है। ये बहुत अत्यंत पावरफुल है। विपरीत करनी है पावरफुल ड्रेनिंग इन्फ्लुएंस ऑन द विसरल ऑर्गन्स। जो आपके पेट के आसपास विसरल ऑर्गन्स हैं उनके लिए अत्यंत लाभकारी है। ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी द लोअर डिपेंडेंट पार्ट्स ऑफ दीज ऑर्गन्स टेंड टू पूल ब्लड, और ये पूरा ब्लड वहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और ये जो पेल्विस एरिया है, लेग्स एरिया है, उसको भी शक्ति प्रदान करने का ये कार्य करती है। आज हम विपरीत करनी मुद्रा के विषय में पढ़ रहे हैं। मैंने कहा था कि आपको वज्रोली और शक्ति चालन मुद्रा उसके विषय में भी हम थोड़ा थोड़ा अवश्य बताएंगे। कुछ साथियों ने कहा जी थोड़ा सा बताइए, है क्या, कुछ भ्रांतियां हैं, भ्रांतियां भी हैं और कुछ वास्तविकताएं भी हैं, और वो जो बहुत उच्च कोटि के हठ योगी हैं उनके लिए वो क्रियाएं हैं। तो इसलिए कहा कि शनाश्च किंचित अधिक अभ्यसेच दिने दिने, क्षण धीरे धीरे करके इस प्रैक्टिस को ग्रेजुअली इट शुड बी इंक्रीज्ड। वलितम पलितम, तो कहते हैं कि जिनके ग्रे हेयर्स हैं, जिनको रिंकल्स हो गए हैं, जिनकी झुर्रियां पड़ गई हैं और जिनके बाल सफ़ेद हो गए हैं, उनको भी नियमित रूप से इसका अभ्यास करना चाहिए। ये उनके बाल को भी काला कर देता है। तो क्या कहा, वन हु प्रैक्टिस इट फॉर यमः 3 hours कंकस डेथ। वो कहते हैं जो इसको लगातार यम मात्रा माने 3 घंटे जो इसको लगातार कर लेता है उसको ये कालजयी बना देता है। तो हम धीरे धीरे उनको बढ़ाने का प्रयास करते हुए आगे बढ़ेंगे इस भाव के साथ। और जितना हम सामान्य, बहुत कठिन हठ योगी के लिए ये क्रियाएं हैं, परंतु हम सामान्य व्यक्तियों के लिए इसको 3 से 7 बार अभी करने का अभ्यास करना चाहिए। विपरीत करनी मुद्रा शुड बी डन डेली एट द सेम टाइम, प्रेफरेबली इन द मॉर्निंग। सुबह सुबह खाली पेट करना है, अत्यंत लाभकारी है, क्योंकि यह उसके बाद हमें तत्काल भोजन मिल जाता है और वो फाइनल पोजीशन जो थोड़े समय तक ही रखें, है ना। तो इस विषय में आज हम आगे पढ़ रहे हैं, और थोड़ी सी बात आप वज्रोली के विषय में मैं कर आगे बढ़ जाऊंगा। इसमें ये कह रहे हैं कि the energy is not suppressed but it should be awakened and redirected, that is called वज्रोली। वज्रोली में क्या है कि वो कह रहे हैं कि आपकी जो एनर्जी है, जो आपका वीर्य शक्ति है, उसको आप ओज में कैसे कन्वर्ट करें, इसका नाम वज्रोली है। बस इतनी सी बात अपने ध्यान में रखने की है। कुछ लोग वज्रोली को यूँ कहते हैं कि यह जो अपना यूरिन है उसको ही स्वयं दोबारा पीना। जैसे हमारे पूर्व में एक प्रधानमंत्री रहे हैं मोरारजी देसाई, वह मुझे थोड़ा सा संज्ञान आ रहा है, शायद वही हैं कि
हाँ वही हैं, उन्होंने इसको प्रक्रिया को किया कि स्वमूत्र ग्रहण प्रक्रिया। आजकल गौमूत्र के तो ग्रहण करने की प्रक्रिया चली रही है, स्वमूत्र की जो प्रक्रिया है उसमें भी इसको इसलिए वज्रोली है कि जो अपनी शक्ति है उसको पुनः ग्रहण करना, इसको वज्रोली कहा जाता है। तो इसमें ओजस तत्व को बढ़ाने की बात की गई है। तो अकॉर्डिंग टू षटकर्मा संग्रह देयर आर 7 प्रैक्टिस ऑफ वज्रोली, और इसके लिए कई वर्षों की 16 वर्षों तक की प्रैक्टिस होने के बाद इसको करने का प्रयास करना चाहिए। ये लंबी प्रैक्टिस के लिए कहा गया है कि एक बहुत लंबे समय तक, कालखंड तक प्रैक्टिस करने वाले योगी को ही इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। और इसमें लाइफस्टाइल चेंज के विषय में कहा गया है। तो हमने अभी विपरीत करनी मुद्रा के विषय में पढ़ा, अभी हमने वज्रोली के विषय में थोड़ा सा जाना। थोड़ा सा और बता देता हूँ। दीज पीपल मस्ट रियलाइज दैट स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट एंटी सेक्सुअल एंड सेक्सुअल लाइफ इज नॉट एंटी स्पिरिचुअल। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और इसमें ऑफ कोर्स सेलिबेसी हैज इट्स ओन रिवार्ड्स, बट अकॉर्डिंग टू तंत्रा इट शुड अराइज स्पॉन्टेनियसली, नॉट आउट ऑफ सप्रेशन। जो अपनी शक्ति है उसको, यानी बार बार हठ योगी कह रहा है कि उसको दबाना नहीं है, उसको चैनलाइज करना है। बस इतना अपने को ध्यान में रखना है कि हम अपनी, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भी कहते हैं कि वासना को उपासना में परिवर्तित करने का नाम योग है। तो आज एक नई डेफिनेशन योग की, इसके साथ हम चलेंगे डॉक्टर ज्योति के पास कि वासना से उपासना की जो यात्रा है ये हमारी आध्यात्मिक यात्रा है, इसको हम पूरा करें। स्पिरिचुअल लाइफ मीन्स डेवलपिंग अवेयरनेस बाय अप्लाइंग द हायर माइंड टू द एक्सपीरियंस ऑफ द बॉडी। तो हायर माइंड, सबटल, ग्रॉस टू सबटल, आवर जर्नीज फ्रॉम ग्रॉस टू सबटल, इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। और जो हमारे डिजायर्स हैं, जो डिजायर्स में हमारी एनर्जी लगती है, उसको हमें शिफ्ट करना है। और अपने जो वीर्य हैं वो, अब यदि हम बात करें तो हम जो हमारे हार्मोनल डिस्चार्जेस हैं उनको कंट्रोल करना, और उसको द रिलीज ऑफ सीमेन एंड ओवा कैन बी कंट्रोल्ड एंड न्यू रेंज ऑफ एक्सपीरियंस कैन बी डॉन। और इसको नेचुरली कैसे कन्वर्ट करके हम शक्ति को ग्रहण कर सकते हैं, यह इसमें मूल रूप से चर्चा की गई है। तो हमने अभी थोड़ा सा, इसलिए मैंने कहा कि कई बार ये रहता है कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है, इसके विषय में थोड़ा सा आपको विषय में बता दिया है। और इसमें हम अब 112वें श्लोक पर चलेंगे। 112वां जो श्लोक है वो हमें शक्ति चौल मुद्रा के विषय में बताता है, क्योंकि हमने कल इस अध्याय को समाप्त करना है, और इस अध्याय को समाप्त करने के लिए जितना इसमें अधिक जितनी आवश्यक चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। इसमें महिलाओं के लिए अलग से, पुरुषों के लिए अलग से उस सिद्धि को प्राप्त करने की बात की गई है, और योगी कौन होता है, योगिनी कौन होती है, इसके विषय में अलग अलग चर्चाएं की गई हैं। वो एक अत्यंत हठ योगी के लिए उस चर्चा के विषय में कहा गया है। तो ये एक जो प्रक्रिया है, मुझे लगता है एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, यही योग यात्रा है। योग की जो यात्रा है, बस मोटे तौर पर हम इस प्रक्रिया को समझ जाएंगे तो वज्रोली को समझ जाएंगे। नहीं तो लोग वज्रोली, सहजोली जो मुद्राएं हैं उसके विषय में अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं, और उसको समझने की बजाय उसको नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं। हम उसकी सकारात्मक शैली को पकड़ें तो मुझे लगता है कि हम योग का जो सात्विक तत्व है उस सात्विक तत्वों को अपने हम पकड़ पाएंगे। सहजयोली, अमरोली, तो ये उसके दो मुख्य भेद बताए हैं जो वज्रोली के। तो हम मैंने आज सुबह भी एक योगी से बात की, उन्होंने कहा कि हमारे गुरुजी करवाया करते थे और स्वयं भी किया करते थे और उनसे करवाया भी करते थे। मुझे थोड़ी सी अतिशयोक्ति लगी, और फिर श्रद्धेय स्वामी जी महाराज इसका पूर्णतः निषेध करते हैं। तो हमें इसकी जानकारी भर हो, इसलिए मैंने इसका संकेत कर दिया। और जो विषय है कुंडली इज मेड अप ऑफ द रूट्स। कुंड, इसलिए ध्यान रखना कि कुंडलनी का अर्थ क्या है। कुंड मतलब, कुंड होता है यज्ञ का, हवन का जो कुंड होता है, और
कुंडलिनी यदि हम बात कहें तो वो हम ये कह सकते हैं टाइप ऑफ पिट, कुंडल के दृष्टिकोण से जो कुंड है। और कुंडलिनी इज ए स्नेक, मूलधारा इज अ काइंड एंड द फायर रिलीज्ड राइजेज लाइक ए स्नेक। तो ये कुंडलिनी है। तो जो हम शक्ति चालन मुद्रा के विषय में बात करें, शक्ति चालन मतलब कि आप उस सर्प को चलते हुए देखें, उस शक्ति को हम देख पाए ग्रो करते हुए। तो हमने अभी आज 2 बड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की है, जिनको लेकर हठ योग को बड़े प्रश्न थे लोगों के। लोग पूछते थे कि इसमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसकी नकारात्मकता के विषय में बात किया करते थे। इसमें हमने कहा कि बहुत अच्छे से हम इसका एक नया हमने आपको एक विषय दिया। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज इसको बार बार कहा करते हैं कि वासना से उपासना की यात्रा वज्रोली है। तो हम अपनी शक्तियों का संचय कर पाएं और शक्तियों के संचय से हम अपनी कुंडलिनी को जागृत कर पाएं। और जो कुंडलिनी है, जो उसके विषय में जब बात आती है, उसके सबसे पहले उसके जो भेद आते हैं शक्ति चालन मुद्रा में, जो हमने विभिन्न जो अभ्यासी लोग हैं उनसे बात की, तो कहते हैं कि रात्रि को बिल्कुल नग्न होकर और सारी भस्म लगाकर ध्यान साधना के विभिन्न आसनों को करना, वो शक्ति चालन है। तो भैया ये तो एक प्रक्रिया है। जो दूसरी प्रक्रिया है उसे क्रिया खंड में कहा गया, परंतु हठ योग में जो प्रक्रिया कही गई उसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि आपको अपने ध्यान को करना है। और ध्यान में उन्होंने स्पष्ट बताया कि आप उज्जयी के साथ करें, खेचरी मुद्रा के साथ करें, और अपनी जो स्पाइन है उसके अंदर उस सर्प को ऊपर आते और जाते हुए चलते हुए महसूस करना, दिस इज कॉल्ड शक्ति चालना। और इसके बहुत से अर्थ हैं। इन्होंने कहा कुटिलांगी, कुंडलिनी, भुजंगी, शक्ति, ईश्वरी, कुंडल्या, अरुंधुति, चैती शब्द पर्यायवाचक। ये सब उसके पर्यायवाचक हैं। दीज आर मेनी नेम्स ऑफ द कुंडलिनी शक्ति इन द हठ रत्नावली। अदर नेम्स आर आल्सो गिवन। और उसमें जो हठ रत्नावली है उसमें तो और बहुत सी बातें कही गई हैं। उन्होंने कहा कि इसका नाम फनी है, नागी है, चक्री है, सरस्वती है, ललना है, रासना है, क्षेत्रा है, ललाटी है, शक्ति है, राजी है, भुजंगी है, शिशु है, कुंडलिनी मणि है, आधार शक्ति है, और अष्टवक्र है, सदाधार है, व्यापनी है, कालनधार है, क्रुंती है, और शंकिनी भी इसको कहा गया है, सर्पिनी भी इसको कहा गया है। तो कुंडलिनी के ये सारे शब्दों का चयन हठ रत्नावली में भी किया गया है। और हमने कहा कि जो कुंडल है उसके विषय में बताया कि कुंड जो रूट है वो कुंड है, इसको ध्यान में रखेंगे। कुंड मायने यज्ञ। द टाइप ऑफ पिट फॉर प्रिजर्विंग द फायर इज कॉल्ड कुंड। तो जो अपने अंदर अग्नि को समाहित करने की शक्ति रखे उसे कुंडल कहते हैं और कुंड कहते हैं। और उस कुंडलिनी जागरण का मतलब है, और शक्ति चालन का अर्थ है कि वह शक्ति नीचे से ऊपर की ओर जब प्रवाहित होती है हम उसे देख पाएं, यह शक्ति चालन प्रक्रिया है। तो हमने थोड़ा सा, जितना मुझे आया समझ में, मैं बहुत अधिक इस विषय में अपने आप को, मैंने कहा कि मैं कतई अपने को ज्ञानी या बहुत विद्वान व्यक्ति समझकर नहीं पढ़ाता हूँ। मैं तो जितना मुझे समझ में आता है, जितना मैं अपने अनुभव के दृष्टिकोण से समझ सकता हूँ, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के भावों को पकड़ सकता हूँ, उतना मैं आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। तो आज हमने आगे चलने की जो प्रक्रिया है, कल हम आगे चलने का प्रयास करेंगे। जो देयर आर 3 लोकेशंस वेयर कॉन्शियसनेस एंड एनर्जी आर टाइटली नॉटेड, आर इंटरवाइंड एंड मस्ट बी अनरिवील्ड विद द रियलिटी ऑफ हायर कॉन्शियसनेस। ये अपने को ध्यान रखना। द फर्स्ट इज ब्रह्म ग्रंथि। हमने कहा था ब्रह्म ग्रंथि, और फिर विष्णु ग्रंथि, जो हृदय तत्व के पास विष्णु ग्रंथि मानते हैं, विशुद्धि चक्र पर विष्णु ग्रंथि मानते हैं, और यहाँ रुद्र ग्रंथि मानते हैं। तो ब्रह्म ग्रंथि मूलाधार पर रहती है। इन तीनों नोट्स को खोलने का नाम जागरण है, और कुंडलिनी चालन इन तीनों ग्रंथियों को खोलने से आरंभ होती है। आइए अब चलते हैं डॉक्टर ज्योति के पास, और कल हम इस अध्याय को, तीसरे अध्याय को पूरा करेंगे, और 10 मई से फिर हम लास्ट जो अपना अध्याय है उस अध्याय से हम आगे की प्रक्रिया आरंभ करेंगे। डॉक्टर ज्योति।
ओम। सभी योग साधक साधिकाओं को मेरा सादर प्रणाम। अन्नम वही प्राणम, अन्न की विद्या का हम ज्ञान ले रहे हैं। मैंने आपको कहा था कि 2-3 दिन ये कॉन्टिन्यूस चलेगा, तो आप इसको नोट करते रहें। कल हमने देखा कि किस किस वय के, आयु के किस किस स्टेज पर हमें किस किस अन्न की ज्यादा जरूरत होती है, उस टाइप का हमें अन्न लेना चाहिए। अभी बहुत ही सुंदर व्याख्यान सुना मैंने, और इसमें एक चीज और सामने जो मुझे पता अभी ध्यान में आई कि जो 7 धातुएं मानी है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, और शुक्र का जो आगे है वो ओज माना है। शुक्र किस में परिणत होता है? ओज में। शुक्र धातु का मल नहीं होता, हर धातु का मल होता है, शुक्र धातु का मल नहीं होता, और शुक्र आगे ओज में परिणत होता है। प्रत्येक पहले वाली धातु अपना भी पोषण करती है और फिर अगली धातु को भी वो पोषित करती है। रस धातु रस का भी पोषण करता है और अगली धातु रक्त को भी पोषण देता है। तो फिर वो जो रसाग्नि होती है वो रक्त को भी वो देती है पोषण। इसी तरह अगली धातुएं देती हैं। तो शुक्र जो है वो ओज में परिणत होता है। तो जितनी हमारी धातुएं जो है प्रशस्त होंगी, उतना ही ओज हमारे अंदर अधिक होगा, और ओज बल वर्ण की प्राप्ति होती है। हम रोज ही मैं बोल रही हूँ कि अन्न से हमें ओज बल वर्ण और ओज की प्राप्ति होती है, और ओज ही हमारे जीवन का सार है। ओज तत्व जो है वो हमारे जीवन का प्राण है, जरूरी है। ओज तत्व से ही जीवन चलता है। जब ओज नष्ट हो जाता है तो जीवन नष्ट हो जाता है। तो यही समझ आया कि जो शुक्र धातु है उससे ओज परिणत होता है। तो अब धातुएं जितनी स्ट्रांग होंगी हमारी, उतना ही आगे हमें प्रशस्त ओज की प्राप्ति होगी। और दूसरा, ये जो ग्रंथि बता रहे थे, कितना अच्छा हमारे उसमें वर्णन किया कि ग्रंथियों में, वहां पर अगर आप एनाटॉमिकली देखें तो वहां पर सबसे ज्यादा रिच ब्लड सप्लाई और रिच नर्व सप्लाई है उस जगह पर। वहीं पे उन्होंने बताया कि अधिक हमारे चक्र स्थित हैं और हमारी ग्रंथियां स्थित हैं। तो उन स्थानों पर हमें विशेष ध्यान लगाना चाहिए, ताकि ध्यान लगाएंगे तो हमारी सारी क्रियाएं उसी ओर डाइवर्ट हो जाएंगी। उसमें कोई ब्लॉकेज आ रही है तो वो दूर हो जाएगी। तो इसीलिए हम उसके प्रति ज्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे और हम और अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकेंगे। अब अपनी डाइट पे आते हैं वापस। तो डाइट में मैंने आपको बताया था भोजन में क्या क्या लेना है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स। विटामिन्स में जैसे मेन A, D, E, K होते हैं, और B और C होते हैं। जो B और C होते हैं वो पानी में घुलने वाले होते हैं, और A, D, E और K फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। अगर आप फैट नहीं लेंगे तो वो सॉल्युबल किस में होंगे, घुलेंगे किस में। तो इसीलिए डाइट में फैट भी जरूरी है। उसके बाद मिनरल्स। मिनरल्स में क्या होते हैं? कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, मैग्नीशियम। ठीक है। पानी हम ले रहे हैं, पानी भी जरूरी है। ये सारी चीजें हैं। और डाइटरी फाइबर्स, कई लोग इसबगोल लेते हैं। हर एक की जठराग्नि अलग अलग है, उसके बाद मल निष्कासन की क्रिया की गति भी अलग अलग है। तो कई बार क्या होता है कि स्टूल का बल्क नहीं बनता है, जिससे वो बाहर नहीं आ पाता, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो डाइटरी फाइबर्स लिए जाते हैं। उनका कोई कैलोरीज में ज्यादा वो नहीं होता है प्रपोर्शन, और उनका सिर्फ क्या काम होता है कि जो स्टूल है उसके बल्क को बढ़ाना, ताकि वो बाहर ठीक से निकल जाए। ठीक है। तो ये हो गए हमारे डाइटरी फाइबर्स। अब खाने में हम शुगर भी लेते हैं, नमक भी लेते हैं। कल हमने बताया आपको 1500 से 1800 कैलोरीज के बीच में हमें डाइट लेनी चाहिए। अधिक वर्क करते हैं तो इससे अधिक बढ़ाएंगे, प्रेगनेंसी लैक्टेशन है तो इससे अधिक बढ़ाएंगे, और कम वर्क करते हैं, बैठे रहते हैं, हमारी एज अधिक हो गई है, तो हम 1200 से 1500 कैलोरीज तक की भी डाइट ले सकते हैं। आप 2-3 दिन अपना लिखिए कि आपने सुबह से शाम तक क्या खाया और कितनी मात्रा में खाया। तो आप 2-3 दिन बाद खुद ही कैलोरीज काउंट कर लेंगे कि हमने कितनी कैलोरीज ली हैं। अधिक वेट बढ़ना कैसे होता है कि हम भोजन ज्यादा ले रहे हैं, हम काम कम कर रहे हैं, सेडेंटरी लाइफ है, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं,
कई मेडिकल कंडीशंस में, जैसे थायराइड में आपने देखा बताया कि वेट बढ़ जाता है। कई मेडिसिन ऐसी होती हैं जो वेट पुट ऑन करती हैं, और कई इम्बैलेंस डाइट लेने के कारण कि हम फैट नहीं ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट उतने ज्यादा लेते जा रहे हैं, शुगर ज्यादा ले ली, 4 दिन डाइटिंग करी और एक दिन हमें लगा कि नहीं कुछ खाना है और हमने उठा के केक, पेस्ट्रीज, ऐसी सारी चीजें हाई शुगर कंटेंट ले लिया। इम्बैलेंस डाइट के कारण, किसी डिजीज के कारण, और जेनेटिकली भी हमारा वेट डिपेंड करता है कि हमारा जेनेटिक स्ट्रक्चर कैसा है, उस पर भी हमारा वेट डिपेंड करता है। और ऐसा कभी नहीं देख के खाना चाहिए कि इतने ग्राम। आपने कभी देखा कि हमारी माँ ने थाली में डाला हो कि 10 ग्राम चावल ले लो बेटा, 20 ग्राम ये ले लो? ऐसा नहीं होता, ना ही हम अपने परिवार में ऐसा करते हैं कि जी इतने ग्राम ये ले लो। एक कैलकुलेशन होती है कि हमारे कैलकुलेशन क्यों करते हैं कि हमारे अंदर सभी तत्व जाएं, किसी तत्व की कमी ना हो, इसीलिए हम कैलकुलेशन करते हैं, एक रफ सी कैलकुलेशन। उसमें आपको बताया था कि 50 से 60% आपका अनाज होना चाहिए, 10 से कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, 10 से 15% आपके प्रोटीन्स होने चाहिए, और 20 से 30% फैट होना चाहिए। तो उसको अगर हम ग्राम्स में कैलकुलेट करें तो लगभग हमें 250 से 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेना है, 50 ग्राम तक हम फैट ले सकते हैं, प्रोटीन हम 50 ग्राम तक ले सकते हैं डेली, और फल सब्जियां भी हम 250 से 300 ग्राम तक ले सकते हैं, और वो हम 8 चम्मच ले सकते हैं अगर डायबिटीज नहीं है तो। 8 चम्मच मतलब जो खाने में किसी प्रकार का भी मीठा डला हुआ है उसको हम सब मिलाकर, आप बिस्किट खा रहे हैं और 8 चम्मच चीनी भी खा रहे हैं, और कॉफी भी पी रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं मीठी, तो वो जो है वो सारा मीठा आपका बढ़ जाएगा। और नमक 5 ग्राम, 1 चम्मच जितना पूरे दिन में नमक लेना चाहिए। फैट जो है 50 ग्राम बताया, तो आप थोड़ा लेंगे, थोड़ा फैट हमारे अंदर भी कोलेस्ट्रॉल लीवर में बनता है, तो उसके बैलेंस करके ही लेंगे। अगर हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल, हमें बैठे रहना है, तो हम इनमें से इनकी मात्रा कम वाली साइड पे लेंगे, और अगर हमारा वर्किंग ज्यादा है तो ये मात्रा हम बढ़ा देंगे। तो आज आपने देखा कि कितना हमें प्रोटीन लेना है, कितना हमें फैट लेना है, ये सारा कितने कितने ग्राम हमें लेना है। अब हमें डेली क्या क्या चीजें लेनी है। कल मैंने बताया था कि कोई नियत लक्षण नहीं है किसके क्या साथ में है, क्योंकि देश, प्रकृति, काल के अनुसार हर व्यक्ति को अलग अलग चीजें साथ में होती हैं। किसी को चावल साथ में होते हैं, किसी को गेहूं साथ में होती है। उत्तर भारत में गेहूं साथ में, गेहूं अधिक खाई जाती है अनाज के रूप में। दक्षिण भारत वालों को चावल साथ में है, क्योंकि वहां के वो देश वैसा है। ठीक है, तो ये देश, काल और प्रकृति का भी प्रभाव होता है। दूसरा आपको बताया था अति सर्वत्र वर्जित, किसी चीज की भी अति नहीं करनी है। डाइटिंग करते करते हम सैलेड पूरा लेते हैं और बाकी चीजें घटा देते हैं, जिससे पेट में गैस बनती है और भी विकार होते हैं और बाकी चीजों की कमी हो जाती है। तो अति नहीं करनी है किसी चीज की, इन बातों का ध्यान रखना है। कल आपको बता देंगे कैलोरी कैसे काउंट करनी है। आज मैंने एक और लिस्ट बनाई कि हमें डेली क्या क्या चीजें लेनी है, जिससे हमारी जो त्रिदोष भी प्रकोपित नहीं हो और इम्यूनिटी भी बनी रहे और वेट भी कम से कम बढ़े, क्योंकि आजकल वेट से लोग ज्यादा कॉन्शियस हैं। तो हमें जैसे सुबह के टाइम में आंवला, सौंफ, गिलोय, तुलसी, अंकुरित दालें, जैसे आंवला, सौंफ, गिलोय, तुलसी, इसमें से एक दिन एक चीज ले लें, एक दिन एक चीज ले लें। अगर आप सारी नहीं ले पाते हैं तो ये रूटीन में लें। आप अपने देखें कि डेली डाइट में ये चीज जा रही है, चाहे एक ही चीज जाए, आज गिलोय चली जाए, कल सौंफ चला जाए, आंवला चला जाए, तो ऐसे लीजिए। ये तीनों दोषों को सम अवस्था में रखेंगे। अंकुरित दालें जरूर होनी चाहिए आपके खाने में। दोपहर के समय हरी सब्जी एक जरूर होनी चाहिए और छाछ होनी चाहिए, अगर हो पाए तो बहुत अच्छा है। दिन में एक फल जरूर होना चाहिए, और फल कैसा होना चाहिए जो आपके आसपास मिल रहा हो। ये विदेश से फल मंगवाना और विदेशी फल खाना ये कोई ज्यादा हमारे लिए लाभदायक नहीं है। ऋतु के अनुसार जो हमें आसपास फल मिल रहा है, सही अवस्था में मिल रहा है, बिना मसालों का पका हुआ मिल रहा है, तो कोशिश करें वो फल लेना चाहिए। और रात के समय हल्दी, मेथी, सौंठ और दूध,
किसी दिन आप मेथी ले सकते हैं, किसी दिन सौंठ ले सकते हैं, किसी दिन हल्दी, मतलब इनमें से एक चीज जरूर जानी चाहिए हमारे अंदर। इसके अलावा सारे दिन में कभी कभी शहद, थोड़ा घी, गुड़, ड्राई फ्रूट, नट्स, लहसुन, जीरा, लौंग, ये सारी चीजें भोजन के रूप में किसी भी समय थोड़ी थोड़ी हमारे अंदर जरूर जानी चाहिए। ये क्या है सभी, एक तो एंटीऑक्सीडेंट का काम करेंगी, दूसरा अंदर फ्री रेडिकल्स नहीं बनने देती हैं। अगर कुछ अणु ऐसे बन गए जिसकी जरूरत नहीं थी तो वो क्या करते हैं, बाकी चीजों को ब्लॉकेज करते हैं, हमारे स्रोतों को, चैनल्स को ब्लॉक करते हैं, जिसके कारण आगे रोग होते हैं। तो ये सारी चीजें आप नोट करें कि आप ये रोज अपने भोजन में शामिल करें। सभी नहीं कर सकते तो एक दिन एक करें और एक दिन एक करें। और कल अब देखेंगे कि हम कैलोरीज कैसे अपने भोजन में काउंट कर सकते हैं कि हमने कितने भोजन की कैलोरीज ली। तब तक आप 2 या 3 दिन सुबह से शाम तक जो भी लें अपना लिखते जाएं, ताकि आप अपनी कैलोरीज काउंट करके देख सकें। तो ये आहार के विषय में था। आपका कोई प्रश्न हो तो हम ले लेंगे जरूर, और आगे भी आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, इसी तरह से शेयर और लाइक करते रहेंगे। और अब सत्र के समापन के लिए चलते हैं आदरणीय डॉक्टर साहब के पास। जैसे हमने कहा कि अन्नवै प्राणम और प्राणमय ब्रह्म, तो अन्नवै ब्रह्म, अन्न प्राण को शक्ति देता है और प्राण ब्रह्म है, तो अर्थात अन्न ही ब्रह्म है। यदि भोजन ना किया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो आज की कक्षा में हमारे साथ मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के माननीय डायरेक्टर महोदय, मेरे बड़े भाई डॉक्टर बसु रेड्डी जी भी कक्षा में निरंतर रहे, अन्य भाई राकेश जी, और हमारे इंडियन योगा एसोसिएशन है, जो सभी संस्थाओं की आर्ट ऑफ लिविंग की जो हमारी इंटरनेशनल ट्रेनर हैं बहन कमलेश जी, वो भी समय निकाल कर कभी कभी रहती हैं और आज भी रहीं, उनका भी बहुत अभिनंदन। तो आज के इस सत्र को अब हम समापन की ओर लेके चलते हैं। हम इस तीसरे जो उपदेश को बहुत जल्दी समाप्त करेंगे कल, और फिर 10 तारीख से चतुर्थ उपदेश इसको आरंभ करेंगे। हमारा जो अर्थ है इसमें मोटी मोटी जो चीज़ें हैं जो आवश्यक हैं उतनी अपने को जानकारी हो, उतना ग्रहण हम कर पाएँ। लंबा गहरा श्वास, प्रणव के साथ 1 मिनट के लिए ध्यान। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होवे रे,
सबका मंगल होवे रे। दोस्तों, मित्रों, साथियों, आप स्वस्थ रहें, अपने परिवार को स्वस्थ रखें और कोरोना के साथ जीना भी सीखें, क्योंकि ये लंबे कालखंड तक चलने वाला विषय है। ये कोई लॉकडाउन के बीच में समाप्त होने वाला विषय नहीं। इसलिए अपनी इम्यूनिटी को बना के रखें, अपनी सकारात्मकता को बना के रखें, अपने आसपास के पूरे क्षेत्र को सकारात्मक करने का प्रयास करें। और सोशल मीडिया में आप सब लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के ध्यान को और इंडिया टीवी के कार्यक्रम को निरंतर लाइक करें, शेयर करें और अपने आसपास के जो ट्विटर वाले साथी हैं उनको पहले आप फॉलो करें, शेयर करें। तो जब आप लोग आपस में शेयर करेंगे तो निश्चित रूप से वह प्रभावी होगा। श्रद्धेय आचार्य श्री का जो कल का आपने इंटरव्यू देखा है, नहीं देखा तो उसको अवश्य देखिएगा। पतंजलि योगपीठ के प्रयासों से ही आयुष के माध्यम से जो औषधीय तत्व ढूंढे गए हैं उनका 6011 लोगों पर प्रभाव देखा गया। जिन 11 लोगों ने उसको पूरा नहीं किया वो नेगेटिव नहीं हुए, बाकी 6 के 6000 लोग जो पॉजिटिव थे वह नेगेटिव हो गए। इसलिए आप अपने जीवन में अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी को स्थान दें, नीम को स्थान दें। इतनी बात कहते हुए आपसे इजाज़त लेते हैं। कल फिर 11 बजे इसी समय मिलेंगे। आपका विशेष आभार। कल हमने एक जो शक्ति चालन मुद्रा है उसके विषय में थोड़ी सी और बात करेंगे। टेलीग्राम का जो लिंक है वो हमने अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस पे डाल दिया है। व्हाट्सएप स्टेटस पर आप जाकर देखेंगे तो कल हमने टेलीग्राम का लिंक डाला है। उसमें हम एक हठयोग डिस्कशन नाम से हमने ग्रुप बनाया है। वहाँ पर हम आपके जो प्रश्न उत्तर हैं और अच्छे से देख पाएंगे और वहाँ आपको हमारी वीडियो भी मिल जाएगी। और ये आप जयदीप आर्या हठयोग यदि डालेंगे तो आपको YouTube पर भी यह प्रक्रिया उपलब्ध हो जाएगी, यह संदेश उपलब्ध हो जाएगा। हमारे गुजरात से भी बहुत से कार्यकर्ता साथी जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। लगभग हर प्रांत से, हिमाचल से, बिहार से, हरियाणा से और दक्षिण, मध्य और पश्चिम भारत से सब कार्यकर्ता जो जुड़ रहे हैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन। जय भारत, जय भारती। ओम श्री गुरुभ्यो नमः, श्री परमात्मने नमः, सर्वेभ्यो नमः, सर्वेषामपि सुखिनः भवन्तु। ओम।